आइए साथियों देखते हैं जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा होने वाली है, जैसे एसएससी का, रेलवे का हो या बिहार एसएससी हो या बीपीएससी को, वो सारी एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे कि देख रहे हैं, ये पहला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसकी समकालीन नहीं थे, यानी किसके समय नहीं थे। देखिए, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप 21 सर जीएस क्लासेस टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे और सभी स्मॉल लेटर पर, यानी 21 सर जीएस क्लास स्मॉल लेटर में सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो कहता है सवाल कि प्रसिद्ध अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे, जबकि जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे उसी वंश के अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्हीं के समय भी थे और बलबन के समय भी थे। कुल मिला के 7 शासकों के साथ रह चुके हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। याद रखेंगे, बेदरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध वह युद्ध था जब डच सेना जो थी वो ब्रिटिश सेना यानी अंग्रेजी सेना से पराजित हो गई थी, और इसी युद्ध के बाद डच सेना का अस्तित्व भारत में समाप्त हो गया। तो सवाल पूछता है किस युद्ध के बाद डच सेना का अस्तित्व भारत में समाप्त हो गया, तो बेदरा के युद्ध के बाद समाप्त हो गया। और बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच। कब लड़ा गया, तो 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। 1764 में आपको बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये भी याद रखेंगे। 1760 में हुआ था आपको बड़ीवास की लड़ाई। बड़ीवास की लड़ाई में जो हुआ था उसमें फ्रांसीसी सेना जो थी वो ब्रिटिश सेना से हार गई, और फ्रांसीसी सेना भी बड़ीवास के युद्ध के बाद उसका भी अस्तित्व भारत में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, वो भी वापस अपने देश चला गया था बड़ीवास के युद्ध में। बड़ीवास के युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। किसके किसके बीच, तो ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का आपको जनक कहा जाता है, यानी पितामह कहा जाता है। यानी मुस्लिम धर्म में जो बुराइयाँ थी उसे दूर करने का प्रयास किया, यानी सफल प्रयास किया और उन लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। उनका नाम था नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ये बंगाल के रहने वाले हैं, इन्हीं के द्वारा ये प्रयास किया गया था, इसलिए इन्हें मुस्लिम पुनर्जागरण का पितामह या जनक कहा जाता है। जबकि आपको पता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक या पितामह किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उन्होंने समाज सुधार के रूप में देश में कई काम किए थे। अगला सवाल है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में किया गया था। तो बजट जो है, पहली बार जो बजट आया था यानी वो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। यानी लॉर्ड कैनिंग वह व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम वायसराय थे। सवाल पूछता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के द्वारा विल्सन को ब्रिटेन से बुलाया गया था और विल्सन ने ही पहली बार बजट तैयार किया और 1860 ईस्वी में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। देखिए, बजट जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनरली चमड़े का थैला, लेकिन ये इसमें होता क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण रहता है, यानी ये आगामी वर्ष का लेखा जोखा होता है, उसी को बजट कहा जाता है। आगामी वर्ष का लेखा जोखा होता है बजट में। बजट की चर्चा तो हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की भी चर्चा किया गया है आपको संविधान के अनुच्छेद 112 में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत आपको प्रतिपादित किए थे अरविंद घोष। अरविंद घोष का नाम सुने होंगे, यही अरविंद घोष थे जो अलीपुर कांड के बाद आपको अरविलो आश्रम चले गए, और ये गरम दल के नेता थे, ये भी गरम दल के नेता थे। इनके साथ लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो या बिपिन चंद्र पाल थे, सब गरम दल के नेता थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है, तो इसे याद रखेंगे ऑडियोमीटर। यानी ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, इसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया था, इसे भी याद रखेंगे, न्यूटन ने किया था। यानी गति जो देखते हैं, गति जो 3 प्रकार की होती है उसके बारे में भी न्यूटन ने बताया था। गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से मतलब टेलीस्कोप से ग्रहों को देखने का काम किया था, जबकि ग्रहों की गति के बारे में बताए थे केपलर ने। और कोपरनिकस वह व्यक्ति है जो सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कहता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है
तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो याद रखेंगे, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो इस 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जो सबसे ऊपर जो होता है लाल रंग होता है, और लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है, यानी इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है, यानी फैलाव कम होता है। इसलिए संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दूर से ही ये दिखता है। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है, यानी इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, यानी बिखराव इतना होता है कि दूर से देखने पर ये नहीं दिखेगा। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है? यानी रिजर्व करके रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करता है, तो वो हो जाएगा आपको बैटरी। बैटरी का नाम सुना होंगे, ये रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर रहता है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाता है। सोलर पैनल का नाम सुने होंगे, ये सौर ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, और डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इन्वर्टर AC DC का काम करता है, जो बदलते रहता है। अब देखिए, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो स्पेन में आयोजित किया गया था, मैड्रिड में। नाटो का मतलब होता है इसका नाटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसमें टोटल नाटो में देश कितने हैं? तो 30 देश हैं। इसमें अमेरिका भी आता है। यही नाटो को लेकर, नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था, लेकिन इसी को लेकर रसिया नहीं चाहता था, जिसके कारण रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो नाटो के कारण ही चल रहा है। तो सवाल पूछेगा नाटो में कितने देश हैं? तो 30 देश हैं। ये आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कोई भी देश नाटो पर हमला करेगा तो सब मिलकर एक ही साथ हमला करते हैं, यानी अपने अपने एक दूसरे को मदद करने के लिए ही बनाए थे, खासकर अटलांटिक क्षेत्र में जो देश स्थित हैं। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल जो है, अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? यानी कैसे अब काले गोरे जो लगते हैं वो स्किन पर जो दिखाई देता है कि आपका काला स्किन है कि गोरा स्किन है, कैसा है? तो मानव में त्वचा का रंग प्रदान करने का के लिए पिगमेंट जो जिम्मेवार होता है वो मेलेनिन, यानी मेलेनिन वर्ण के कारण ही त्वचा का रंग प्रदान करता है कि काला है कि गोरा है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। थ्रोम्बिन जो है, आपको पता होगा, थ्रोम्बिन जो है मानव शरीर में कौन सी शारीरिक क्रिया के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तो थ्रोम्बिन, आपने थ्रोम्बिन से ही बनता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का नाम सुनेंगे, तो थ्रोम्बिन पूछे या फाइब्रिनोजेन पूछे, इसके कारण खून का जमना यानी ब्लड क्लॉथिंग का काम करता है। थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन जो होता है ब्लड को क्लॉथिंग करता है, यानी ब्लड को जमाने का काम करता है शरीर के अंदर। ये कहाँ से निकलता है? तो निकलने का काम करता है लीवर से। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वहीं से निकलता है। लीवर से एक और निकलता है, एक हिपेरिन नामक प्रोटीन निकलता है। हिपोरिन जो होता है शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉथ होने से रोकता है, यानी ब्लड को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन। और ब्लड को जमाता कौन है? तो थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन करता है। और विटामिन की के कमी के कारण भी रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड क्लॉथिंग नहीं हो पाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। कहता आमाशय यानी स्टोमाक में कौन सी एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? यानी एंजाइम मतलब होता है आपको पाचक रस, जो पचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन जो होता है वो पचाने का काम करता है। ये अमावस्या में ही भोजन 4 घंटा तक रहता है, तो इसी दौरान आपको कई तरह की प्रक्रिया होती है। यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आपको निकलता है। आप कहता है कि शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत को 70% किसके द्वारा पूरा की जाती है? यानी 70% ऊर्जा किसके द्वारा पूरा की जाती है? तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, यानी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही 70% से अधिक ऊर्जा की पूर्ति होती है। लेकिन ऐसे भी ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे निकलती है? तो वसा से, यानी 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से 9.3 कैलोरी निकलता है, जबकि 20 अमीनो एसिड अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, और एक प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से 4.3 कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि लिटमस विलेन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह रंग किस रंग का होता है? यानी लिटमस पत्र जो होता है, आपको ट्रिक बताए थे, अनिल याद रखेंगे। एक ट्रिक याद रखेंगे, अनिल। अनिल से क्या होगा? अगर सवाल पूछेगा, अम्ल जो होता है
नीला कलर को क्या करता है, लाल करता है। अम्ल मतलब एसिड। अब वही पूछेगा बेस यानी क्षार क्या करता है, तो लाल को नीला बदलता है, इसका उल्टा याद रखेंगे। और ये विलयन ना तो अम्लीय होता है, वो किस कलर का होता है, तो बैगनी कलर का होता है। क्या होता है, बैगनी कलर का होता है। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो किस तरह की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, यानी पढ़ने लिखने के बावजूद भी अपने एजुकेशन के हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाता है, उसी को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। परछन बेरोजगारी हो या मौसमी बेरोजगारी, ये कृषि के क्षेत्रों में दिखाई देती है, गाँव में दिखाई देती है। अगला सवाल है करेंट अफेयर्स का। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिससे हम लोग MSP कहते हैं, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यानी किसानों की जो फसल होती है उसके लिए न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाता है कि उसी मूल्य पर वो बेचेगा। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संजय अग्रवाल थे। कौन थे, संजय अग्रवाल थे। अब अगला सवाल पूछता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, जनहित याचिका, तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PN भगवती थे। इन्हीं के समय जनहित याचिका लाया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, पूछेगा जनहित याचिका के पिता भारत में कौन थे, तो PN भगवती थे। इन्हीं के दिमाग में आया था सबसे पहले। अब कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो याद रखेंगे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। लोकतांत्रिक बात नहीं की गई है प्रस्तावना में, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य की बात केवल की गई है। अगला सवाल देखेंगे, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 103वें नंबर का संवैधानिक संशोधन जो किया गया था, ये EWS का नाम सुने होंगे। EWS आपको इंटरनल यूकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जनरल कैटेगरी के, उनको आरक्षण देने की बात किया गया है, यानी आर्थिक आरक्षण इसे कह सकते हैं। इस तरह आपने देखा ये 20 क्वेश्चन है, और इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम AK सर GS क्लास सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर, तो मिल जाएगा। वहाँ से इसका PDF भी ले लेंगे और वीडियो में इसका आंसर लेकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का